जय हिंद साथियों, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास पर। मेरे मित्र ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर आप आ जाएंगे, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे अपने YouTube चैनल और एग्जाम क्लास को। मेरे दोस्त, आज मैं आपके यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ पूरा, जो कि आपको SSGD में 80 में से 80 क्वेश्चन के लिए एक बेहतर प्रैक्टिस सेट है, जो हमारा रोजाना रात को 8 बजे होने वाला है। दोस्त, कितने बजे? रोजाना रात को 8 बजे इस प्रैक्टिस सेट को पूरा आपको ले लेना है। यहाँ से आपको टॉप और बेहतर क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले 20 क्वेश्चन हम हिंदी के डिस्कस करेंगे, हिंदी के बाद हम करने वाले हैं दोस्त, आप देखोगे जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग और लास्ट में हम मैथ रखने वाले हैं। तो आपको इसको पूरा लेना है। अब अंतिम दिनों की तैयारी आपको लेकर चलना है हमारे साथ में। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है 2025 में आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो देखिए, और सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे, फिर सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे, फिर रीजनिंग के और फिर मैथ के। और आप देखिएगा कि ऐसा ही अगर पेपर आपके सामने आ जाता है तो कितना स्कोर आप कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसको एक शब्द में अगर कहना हो तो आप क्या कहेंगे। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर कंकाल है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि विदुषी कैसे लिखा जाता है, तो जैसे ऑप्शन नंबर डी में विदुषी लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था को क्या कहा जाता है साथियों। निराशजनक या निराशाजनक, या भूखमरी कहते हैं, या बहुत खाकर कहते हैं, या निरोगी कहते हैं। तो अगर बात करें साथियों, एक ऐसा काल अगर आ जाता है जहां पर लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं तो उसको भूखमरी कहा जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। सब्ज बाग दिखाना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब साथियों क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें हरियाली दिखाना, दशा सुधारना, अपने सपने सुनाना, या अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, तो कहा जा सकता है साथियों अच्छी अच्छी बातें कहकर फसाना या बहकाने को क्या कहा जा सकता है साथियों, सब्ज बाग दिखाना। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों, विष उगलना, इसके लिए इसका मतलब क्या होगा। बुराई, हानि पहुंचाना, क्रोध करना, या साथियों द्वेषपूर्ण बात करना। तो यहां पर साथियों जब राइट आंसर की बात करते हैं तो द्वेषपूर्ण बात करना ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आंसर जिनका भी यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। खाली जगह में साथियों आपको यहां पर भरना है कि कौन सा शब्द बिल्कुल सही तरीके से आएगा। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं या पूछवाते हैं या पूछते हैं या कहते हैं। तो यहां पर अगर साथियों बात करेंगे तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्यों? क्योंकि यहां पर पूछते में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि जो कम खर्च करता है, क्या जो कम खर्च करता है साथियों उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो उसको तो साथियों क्या कहा जाता है, मितव्ययी कहा जाता है, जो कम खर्च करता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए व्योम का यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्योम एक शब्द दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो इसका समानार्थी शब्द साथियों क्या होगा, आपको ध्यान रखना है। व्योम को आकाश भी कहा जा सकता है, और आकाश की जब हम बात करते हैं तो आकाश को साथियों अंतरिक्ष भी कहा जा सकता है। तो ये भी इसका एक समानार्थी शब्द बन जाएगा। गगन भी कह सकते हैं, अंबर भी कह सकते हैं, और अनंत भी कह सकते हैं, और व्योम भी कह सकती है। सारे के सारे साथियों आकाश के पर्यायवाची हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। चूना लगाना इस मुहावरे का सही अर्थ साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो चूना लगाना कहते नहीं हम लोग कि धोखा दे गया साथियों। चूना लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, धोखा देना। आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए क्रोध की अगर बात करें तो पूछा आपसे यह जा रहा है कि क्रोध का विलोम क्या होगा, बताइए। तो क्रोध का विलोम साथियों क्या होगा। क्रोध का विलोम तो साथियों यहां पर क्षमा ही हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों गुस्से का विलोम क्या होगा, तो प्यार होगा। दया की विलोम की बात करें तो निर्दयता होता है, आपको ध्यान रखना है। हिंसा की अगर बात करें तो अहिंसा होगा, और क्रोध का विलोम क्या होगा, क्षमा होगा। जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। बिच्छू की अगर बात करें साथियों आपसे पूछा जा रहा है, खाली जगह आपको भरना है कि बिच्छू का फन विषैला होता है, या बिच्छू का डंक विषैला होता है, या बिच्छू का काटना विषैला होता है, या बिच्छू का दंश विषैला होता है, बताइए। तो यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा, तो बिच्छू का डंक विषैला होता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर साथियों एक शब्द है अत्यधिक लिखा हुआ है। तो अत्यधिक आपने साथियों बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा। आज आपको ये बताना है कि इसमें से कैसे अत्यधिक साथियों लिखा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं अत्यधिक साथियों कैसे लिखा जाता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है, और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो साथियों ये तो आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऐसे यहां
यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि साथियों एग्जाम से पहले अगर आपने जो भी कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाए, अगर वो आप पढ़ लेते हैं, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिलवाने से रोक सके। यानी कि जो भी आपने साथियों फॉर्म में पहली प्रेफरेंस भरी थी ना, वो आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। एसएससी जीडी में फाइनल लिस्ट में आपका आराम से नाम आ जाएगा, कोई परेशानी आपको होने की जरूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक भी आप सभी लोग जरूर कर दीजिए। चलिए, तो मुझे आह्लाद है कि आप स्वस्थ हो गए हैं, मुझे उल्लास है या मुझे हर्ष है या मुझे आनंद है। तो यहाँ पर साथियों जो शब्द आएगा ना वो हर्ष आएगा, यानी कि मुझे हर्ष है कि आप स्वस्थ हो गए हैं। तो इस प्रकार आंसर आपका सी जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पर अगर बात करें तो साथियों औद्योगिकरण लिखा हुआ है। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है साथियों? इंडस्ट्रियल होता है। और कौन सा यहाँ पर ये गलत लग रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। आंसर की अगर बात करें यानी कि सही वर्तनी ऑप्शन नंबर ए वाले की है, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखिए साथियों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो, तो सिंपल सा प्रश्न है साथियों, उसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कृतज्ञ कहा जाता है जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो, किसी के एहसान को मानता हो, ठीक है ना। आप पर मान लीजिए आपने किसी पर एहसान किया, कोई उपकार किया, तो जो आपके एहसान को माने, आपके उपकार को माने, उसको कृतज्ञ कहा जाएगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ आपने एहसान किया, उपकार किया, लेकिन वो आपके एहसान को मानता ही नहीं, तो उसको कृतज्ञ कहा जाएगा। ये पॉइंट आपको साथियों ध्यान रखना है, कृतज्ञ उसको कहा जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखेंगे साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जाति का विलोम क्या होगा, बताइए। तो जाति की साथियों यहाँ पर बात की गई, जाति का विलोम तो साथियों विजाति होता है। क्या होता है? विजाति होता है। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए हवाई किले बनाना। तो हवाई किले बनाने का मतलब क्या होता है साथियों? हवाई जहाज से किले बनाना, या हवा में किले बनाना, या मात्र कल्पना करते रहना, या हवा से किले बनाना। तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर सिर्फ कोई कल्पना ही कर रहा है तो कहा जाता है कि भाई वो तो हवाई किले बना रहा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए मत्स्य की अगर बात करें साथियों, मत्स्य का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर ये बात करें ना, मत्स्य का मतलब क्या होता है? मत्स्य का मतलब होता है साथियों मछली। अब मछली के बहुत सारे पर्यायवाची आपको मालूम होना चाहिए। अब आंसर आपको आएगा ना कि इसमें से मछली का पर्यायवाची कौन सा है। तो मछली का पर्यायवाची साथियों मां से मछली और मां से मीन, मतलब मीन जो है ना ये मछली का भी पर्यायवाची है और मत्स्य का भी पर्यायवाची। इसलिए आंसर आपका इस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा अगर बात करें शफरी किसे कहते हैं, तो शफरी भी साथियों मछली को ही कहा जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। पूछा आपसे जा रहा है कि जो कई भाषाएं बोलता है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारी भाषाओं को जानता है, कई सारी भाषाओं को बोलता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको बहुभाषी कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक आपसे और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो कम बोलता हो उसको तो साथियों मितभाषी कहते हैं, जो कम बोलता हो, और जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहा जाता है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो यहाँ पर कोई त्रुटि है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अगर कोई त्रुटि नहीं होगी तो 1 सही होगा, अगर कोई त्रुटि है तो कौन सा यहाँ पर साथियों आना चाहिए, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों, कहां से शुरू है? तो यहां से शुरू है, ये अंडरलाइन है। तो लाल किले पर झंडा फहराता है, ये तो गलत हो जाएगा। लाल किले पर झंडा फहराते है ये लिखा हुआ है, नहीं होना चाहिए, है होना चाहिए, अंक की बिंदी आना चाहिए। लाल किले पर झंडा फहरते ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, जो आपके सामने ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है ना, ये पूरा वाक्य ये बिल्कुल सही है साथियों। इसलिए कहा जा सकता है कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए।
तो अब आप साथियों यहाँ पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे। सभी के सभी प्रश्न एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आप सभी की स्क्रीन पर है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। तो कहां पर साथियों स्थित है? ट्रॉम्बे में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। अगर संविधान में साथियों कुछ बदलाव करना हो या कुछ करेक्शन करना हो या संशोधन कहा जा सकता है तो कौन करता है साथियों? इसका हक सिर्फ और सिर्फ संसद को होता है। ठीक है, तो कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कहीं पर भी संविधान में किसी भी चीज में संशोधन करना हो तो कौन करेगा? संसद करेगी। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। गोलकुंडा साथियों कहां है? ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर बात करें ये कहां पर है, ये बीजापुर में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगर ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाता है एग्जाम में कि दूध का दही में परिवर्तन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा? तो मैं कहूंगा साथियों जीवाणु के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए साथियों सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। साथियों अभी मैं आपको जब मैथ और रीजनिंग करवाऊंगा ना तो आप देखिएगा प्रश्न जो आपको साथियों कठिन कठिन लगते होंगे, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर देते हो, तो उनको बहुत आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और बहुत लंबा चौड़ा वहां पर मेथड नहीं होगा। प्रश्न होगा 2 स्टेप में, उसका आंसर मैं आपके सामने ला दूंगा। चलिए, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत की अगर साथियों जब हम बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन है, आपको ध्यान रखने, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉडविन अस्टीन K2 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों पल्लव राजाओं की राजधानी कहां पर थी? महाबलीपुरम में, चन्नापट्टनम में, मदुरई में या कांचीपुरम में? तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? कांचीपुरम आपका आंसर जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का साथियों मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, यानी कि सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म मैं आपको साथियों बता चुका हूं। चलिए, उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान में कहीं पर भी कुछ भी संशोधन करना होता है तो कौन करता है? संसद करती है। तो अब संविधान में ही तो है साथियों मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें या किसी भी चीज की बात करें तो मौलिक अधिकार में भी जब संशोधन करना होता है तो ये हक साथियों संसद को ही होता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ मंदिर है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पहला प्रश्न तो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? तो किस राज्य में साथियों? उत्तराखंड में, पहला प्रश्न। अगर बात करें किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए राज्य की विधानसभा के 17 अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा साथियों दिया जाता है? देखिए राज्य की बात आई है तो राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था? सेल्यूकस को, अलेक्जेंडर को, मेगास्थनीज को या डेरियस को? तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? सेल्यूकस आपका राइट आंसर जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो एग्जाम में साथियों ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऐसा कौन सा तत्व है। तो ऐसा साथियों मैग्नीशियम है, आपको ध्यान रखना है साथियों। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके साथियों सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पर? अगर 1 रुपए का नोट है तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे, और अगर 1 रुपए से बड़ा नोट है साथियों तो उस पर आपको ध्यान रखने आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस तापमान पर साथियों? 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको ध्यान रखना है जल का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अगर बात करें साथियों कि एसएससी जीडी के एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो मैं साथियों आपके लिए क्या करूंगा, मैं मैथ का, रीजनिंग का, उसके अलावा जीएस का, उसके अलावा साथियों हिंदी का, ठीक है, इसमें प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी होंगे। तो
साथियों मैं अगर बात करूं तो एक ऐसा मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट आपके लिए बनाऊंगा और बना रहा हूं। कुछ मॉक टेस्ट हो भी चुके हैं, अभी ये भी मॉक टेस्ट आपके सामने आ चुका है। मेरा मानना है साथियों एग्जाम तक आपको जितने भी फुल मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जितने भी मॉडल पेपर्स आपको दिए जाएं, अगर उनको आप लगा लेते हो बढ़िया तरीके से और उन सभी को प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हो, तो ये समझ लीजिए साथियों पेपर जैसा आ जाए, पेपर का लेवल जैसा आ जाए, मैं आपको इतना साथियों सिखा के भेजूंगा, इतना पढ़ा के भेजूंगा कि वो पेपर आपको बहुत हलवा लगेगा, बहुत आसान प्रश्न लगेंगे। लेकिन साथियों मैंने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की है और शिखर तक आपको पहुंचाऊंगा। तो चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अगर साथियों इस चैनल को आपने पकड़ा है तो ये चैनल आपको सिलेक्शन दिलाकर जाएगा। तो एग्जाम तक साथियों पढ़ लीजिए, जब तक आपका एग्जाम है, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, और एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर दीजिए। चलिए तो 36वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो प्रत्याशी होता है उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आयु साथियों 21 वर्ष होनी चाहिए। आंसर आपका सी के साथ। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के साथियों शासनकाल में हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जो पहली सफल जनगणना कब की गई, तो आपको ध्यान रखना 1881 में की गई थी। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब की गई थी, तब भी आपका उत्तर 1881 होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे शब्द नहीं है कि सफल जनगणना या नियमित जनगणना, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सबसे पहली बार जनगणना कब की गई थी, तो 1872 आपका आंसर होना चाहिए। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साथियों देखिए अगर बात करें ना फल की, अगर बात करें कौन से विटामिन पाए जाते हैं, जो खट्टी चीजें होती हैं, जैसे कि आंवला क्या है, आंवला साथियों बहुत खट्टा होता है। ठीक है, आंवला साथियों जो है वो बहुत खट्टा होता है। उसके अलावा नींबू भी बहुत खट्टा होता है। तो अगर बात करें साथियों इनमें क्या पाया जाता है, तो इनमें विटामिन सी पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों 40वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना साथियों आप लोग लाते होंगे, तो वो कितने कैरेट का होना चाहिए? तो 24 कैरेट का साथियों होता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने यहाँ पर साथियों रीजनिंग के प्रश्न हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपने साथियों हिंदी के प्रश्न देखे, उसके बाद सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखे, अब रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद मैथ के प्रश्न देखेंगे। और देखिएगा साथियों रीजनिंग के बहुत ही लाजवाब प्रश्न यहाँ पर आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे और मैथ के बहुत शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएंगे। तो पहला साथियों रीजनिंग का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकता है कि उस आरेख का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध का सही निरूपण करता है। एक प्रश्न साथियों ऐसा एसएससी जीडी में पूछा जाता है कि बताइए भाई दालें हैं, ठीक है, अब यहाँ पर अरहर की दाल लिखी है, मूंग की दाल लिखी है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला सही होगा। ठीक है, अगर साथियों जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए जैसे कि ये क्या हो जाएगी, ये साथियों दालों वाला हो जाएगा। अब इस दालों वालों में साथियों ये एक अरहर की दाल हो जाएगी, ठीक है, और ये एक मूंग की दाल हो जाएगी। तो कौन सा कॉलम सही रहेगा साथियों, कौन सा कॉलम सही रहेगा? तो अगर आपका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वाई है, उसके बाद टी है, उसके बाद पी है, तो यहां पर कौन सा लेटर आएगा ऑप्शन में से, उसके बाद के आ जाना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि लेटर पोजीशन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आप साथियों 10 बार लेटर पोजीशन को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। बाकी इस क्लास में आपको याद करवा दूंगी। जैसे कि अगर y की बात करें तो साथियों ये 25 नंबर पर आती है, t की बात करें तो t 20 पर आता है, p की बात करें प्रीति 16 साल की, ऐसे ट्रिक से याद करा है। कल्लू की बात करें तो कल्लू 11 साल का है, ऐसे आप लोगों को भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, 5 माइनस हुआ है। यहाँ पर कितना साथियों माइनस हुआ है, यहाँ पर साथियों 4 माइनस हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना माइनस होगा, जाहिर सी बात है 3 यहाँ पर साथियों माइनस होना चाहिए, ठीक है। और जब साथियों यहाँ पर 3 माइनस होना चाहिए
तो जिसके ये p है 16 पर होगा, ठीक है। अब 3 माइनस करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, तो 13 ही तो आ जाएगा। और 13 पर कौन सा लेटर होता है, तो साथियों m होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अब हमने यहाँ पर m लिख दिया, ठीक है। अब जब हमने इसमें 3 माइनस किया था, पहले देखिए 5 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 2 माइनस करना चाहिए। तो m में अगर 2 माइनस करें तो क्या k आता है, बिल्कुल भाई k आता है। तो इसलिए ये सीरीज हमारी सही होगी और आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सॉरी ए नहीं बल्कि बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे कि 4 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 17, उसके बाद 22 है, तो यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर आ जाएगा। उसके बाद ये जो 29, 31, 32 लिखे ना, ये कायदे में यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए। तो अगर बात करें साथियों कितना बढ़ाया गया है, मुझे ये एक बार साथियों आप लोग बताइए। तो 4 से अब साथियों 11 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर तो साथियों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे तो 7 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमने 7 बढ़ा दिया। अब 11 से साथियों यहाँ पर 17 हुआ है, तो कितना बढ़ रहा है, तो साथियों 6 बढ़ रहा है, तो हमने 6 बढ़ा दिया, ठीक है। अब 17 से यहाँ पर साथियों कितना हो गया है, 22 हो गया है, तो कितना बढ़ रहा है साथियों, 5 बढ़ रहा है, तो हमने 5 बढ़ा दिया। जैसा जैसा साथियों कहा जा रहा है, अब बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पर 7 बढ़ा, यहाँ पर 6 बढ़ा, यहाँ पर 5 बढ़ा, तो यहाँ पर कितना 4 बढ़ना चाहिए। तो जब साथियों 4 बढ़ाएंगे ना, तो 4 बढ़ाने पर साथियों यहाँ पर 26 आ जाना चाहिए, 26 आ जाना चाहिए। और 26 क्या है, तो बिल्कुल सही, आपका आंसर सी के साथ जाएगा। अब एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है। देखिए हमने यहाँ पर कितना बढ़ाया था, 4 बढ़ाया था। अब अगला नंबर बढ़ाने के लिए साथियों 3 प्लस करेंगे, तो क्या 3 जब 26 में प्लस करेंगे तो 29 आना चाहिए। क्या 29 आ रहा है, तो बिल्कुल 29 आ रहा है। उसके बाद 2 बढ़ाएंगे, 31 आना चाहिए। उसके बाद 1 बढ़ाएंगे, 32 आना चाहिए, यानी कि आंसर हमारा सी ही जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। जैसे बी वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी प्रकार जीटी लिखा है, फिर एल ओ है, तो यहाँ पर साथियों कौन से 2 लेटर आएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। सबसे पहले हम साथियों लेटर पोजीशन यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि बी की लेटर पोजीशन 2 होती है, वाई की साथियों 25 होती है। उसकी अगर बात करें साथियों, बी की 2 होती है, ठीक है, हाँ बी की होगी। जी की साथियों कितनी होती है, जी की 7 होती है, जी की 7 होती है। और टी की साथियों कितनी होती है, टी 20, मैंने आपको बताया था। एल की साथियों 12 होती है और ओ की साथियों 15 होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या हमें 2 लेटर मालूम करना है। तो देखिए यहाँ 2 से ये कितना हो गया है, 7 हो गया, यानी कि 5 की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद 7 से यहाँ पर साथियों ये कितना हो गया है, ये आपका 12 हो गया, यहाँ पर भी साथियों 5 की बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार अगर यहाँ देखे 25 से 20 हुआ, यहाँ पर तो भाई साहब 5 माइनस हो गया है। और 20 से ये 15 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी 5 माइनस हुआ है। यानी कि जो पहला वाला नंबर है उसमें 5 प्लस करना है, 5 प्लस करना है। तो यहाँ पर भी जब साथियों 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 17 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पर भी हमने 5 माइनस किया तो 20 हो गया, फिर 5 माइनस किया तो 15 हो गया। अब 5 माइनस करेंगे तो 10 हो जाना चाहिए। तो 17 पर साथियों कौन सा लेटर आता है, क्यू आता है। और 10 पर कौन सा आता है साथियों, जोकर। 10 साल का था, मैंने आपको बताया था। तो क्यू जे क्या कहीं पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा साथियों बिल्कुल लिखा हुआ है, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखेंगे 1/4 अनुपात 1/8, फिर 2/3 है। तो अब आपको साथियों ये बताना है कि यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे और कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जैसे 1/4 से यहाँ पर 1/8 बन गया है, कैसे बन गया है, उसी प्रकार 2/3 से वही रूल यहाँ पर अपनाना है जो इसमें रूल हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों, अगर हम यहाँ पर 1/4 की गुणा कर देते हैं 1/2 से, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये 1/8 बन जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पर है। तो क्यों ना साथियों हम भी ऐसा करें कि 2/3 की साथियों गुणा कर दे, किससे गुणा कर दे, 1/2 से गुणा कर दे। तो क्या आंसर देख सकते हैं, आ सकता है। तो 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2/6 तो है नहीं, इसको कट करने की कोशिश करेंगे, 3 है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 आपका 6 हो जाएगा। 1/3 साथियों है, तो 1/3 है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर साथियों एक सवाल आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और यहाँ पर अगर बात करें साथियों, उससे संबंधित प्रश्न एक आपकी स्क्रीन पर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साथियों लिखा हो, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आपके त्रिभुज जो है ना, वो शिक्षित युवतियों को दर्शाता है, ठीक है। वृत्त जो है, ठीक, वो विवाहित युवतियों को दर्शाता है। और दीर्घ वृत्त जो है ना, वो रोजगार में लगी युवतियों को दर्शाता है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ साथियों, देखिए
थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है ये प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बार प्रश्न भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सी संख्या उन युवतियों को दर्शाती है जो विवाहित हैं, शिक्षित हैं, परंतु रोजगार में नहीं लगी। अब आपको ये ध्यान देना है, हमें वो नंबर देखना है जो रोजगार में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। रोजगार में नहीं लगा हुआ लेकिन विवाहित और शिक्षित है। अब हम आंसर यहाँ पर ढूंढेंगे, कैसे देखेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, पहली बात अगर बात करें साथियों, ये जो त्रिभुज है ना साथियों, त्रिभुज यहाँ पर रेड कलर में ले लेता हूं। देखिए, ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज, ये त्रिभुज साथियों किसको दर्शा रहा है? ये शिक्षित युवतियों को दर्शा रहा है, ये शिक्षित युवतियों को दर्शा रहा है, ठीक है भाई साहब। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों, लिखा क्या, ठीक है, वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त विवाहित युवतियों को दर्शा रहा है। अब वृत्त, कौन से वृत्त की बात की गई है? इस वृत्त की बात की गई है। वृत्त किसको दर्शा रहा है साथियों? विवाहित युवतियों को दर्शा रहा है, तो विवाहित लिख दिया और युवतियां लिख लिया। उसके बाद एक लाइन थी कि दीर्घ वृत्त जो है, और दीर्घ वृत्त ये वाला दीर्घ वृत्त है, और ये दीर्घ वृत्त की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये दीर्घ वृत्त किसको दर्शाता है? ये रोजगार में लगी युवतियों को दर्शाता है, ठीक है, रोजगार में लगी युवतियों को दर्शाता है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया था। अब देखिए, जो शिक्षित युवतियां हैं ना, वो शिक्षित युवतियां ये हैं, ये आपके भी समझ में आ रहा होगा। जो विवाहित युवतियां हैं वो विवाहित युवतियां ये हैं, ठीक। और जो अगर बात करें यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, रोजगार में लगी युवतियां जो है वो ये है। पूछा यह गया था कि जो रोजगार में लगी युवतियां ना हो और वो शिक्षित युवतियां भी हो और विवाहित युवतियां भी हो, तो मुझे एक ये वाला नंबर साथियों ऐसा लग रहा है कि ये नंबर क्या क्या है, ये नंबर साथियों देखिए विवाहित युवतियों में भी आ रहा है और जो आपका शिक्षित युवतियां हैं उसमें भी आ रहा है, लेकिन ये रोजगार में लगी युवतियों में नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो साथ ही तो आपका आंसर होगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आपका जो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद एक और देख लीजिए कि किस संख्या द्वारा विवाहित युवतियां, शिक्षित युवतियां और रोजगार में लगी युवतियां दर्शाई गई हैं। यानी कि देखेंगे साथियों, देखिए, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए है जो कि त्रिभुज में भी हो और छोटे वाले सर्किल में भी हो और बड़े वाले सर्किल में हो। तो एक ऐसा इकलौता नंबर यहाँ पर है 5, जो कि साथियों तीनों उसमें है, तीनों त्रिभुज में भी है और साथियों अगर बात करें बड़े सर्किल में भी है और छोटे सर्किल में भी है। तो यहाँ पर आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? 5 के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर 5 है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको बताना है साथियों क्या आएगा, जो आपके ऑप्शन में नजर आ रहा है ना, आपको क्या आएगा। देखिए, अगर बात करें ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, तो ये लाइन ऐसे लाइन यहाँ पर भी तो आ जाएगी। अब ये हमें पता करना है कि हम सर्किल इधर बनाना है या इधर बनाना है। तो आप देखो कि लाइन के उल्टे हाथ की तरफ सर्किल बना है, इधर भी लाइन के उल्टे हाथ की तरफ सर्किल बना है और इधर भी लाइन के उल्टे हाथ की सर्किल बना है। तो इधर भी लाइन के साथ ही उल्टे हाथ की तरफ सर्किल बनेगा। तो क्या ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। ये आपका आंसर जाएगा। क्या आपका आंसर जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किसी कोड में 329 का अर्थ है गॉड इज लव। अब आपको देखना है साथियों कि देखिए यहाँ पर 3 शब्द हैं, गॉड है, इज है और लव है, ठीक है। अब हर एक जैसे गॉड का यहाँ पर कोड होगा, हो सकता हो 9 हो सकता हो 3 हो सकता है 2 हो, उसी प्रकार इज का भी कोड कुछ है और लव का भी इसमें से कुछ कोड है। उसी प्रकार साथियों 927 की जब हम बात करते हैं तो लव इज ब्यूटीफुल। अब इसमें ब्यूटीफुल का भी कुछ कोड हो सकता है, ठीक है, और इज का भी कुछ कोड हो सकता है और लव का भी कुछ कोड हो सकता है। तो पूछा ये जा रहा है कि गॉड का इसमें से कोड क्या है। अब गॉड कहां पर है साथियों? गॉड इज लव है, तो आंसर आपका जो होगा या तो 3 होगा या तो 2 होगा या तो 9 होगा। यानी कि गॉड का कोड 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें नहीं पता है। लेकिन हम इतना तो साथियों मालूम कर सकते हैं कि देखिए इज लव इसमें भी है और इज लव इसमें भी है, ठीक है। यानी कि 2 यहां पर भी सेम होना चाहिए, 2 यहां पर भी सेम होना चाहिए। अगर बात करें साथियों यहां पर 9 भी है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी साथियों 2 है, यहां पर भी 2 है, ठीक है ना। इतना तो आपको मालूम पड़ गया। यानी कि 9 और 2 आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो कोड है ना, ये इज और किसके हैं साथियों? इज लव के हैं। हमें किसका देखना है? हमें गॉड का कोड देखना है। तो अब इतना तो निकाल सकते हैं साथियों। देखिए अब यहाँ पर 9 भी हटेगा, 2 भी हटेगा, यानी कि 3 जो बचेगा ना साथियों वो गॉड का ही तो कोड होगा। इसलिए गॉड का कोड इसमें से क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 जो है ना वो गॉड का कोड हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यदि मोहन, राकेश और सोनू यानी कि 3 लोग हैं,
किसी काम को क्रमशः 10 दिन में, यानी कि मोहन जो है ना वो किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। राकेश की बात करें तो 15 दिन में उसी काम को कर लेता है। सोनू जो है ना वो 12 दिन में काम कर लेता है। तो तीनों मिलकर अगर काम करें तो उसको कितने दिन में समाप्त करेंगे? 4 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में या 6 दिन में? इस प्रकार का प्रश्न आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपको अगर तरीका समझना है तो तरीका समझ लीजिए। मोहन की अगर बात करें तो मोहन हो गया, और कौन है? राकेश हो गया, और कौन है? सोनू हो गया। मोहन किसी काम को साथियों 10 दिन में करता है, राकेश उसी काम को 15 दिन में करता है, और सुरेश है, कौन है भाई साहब? देख लेते हैं, सोनू है। सोनू उसी काम को साथियों 12 दिन में करता है। ये पहली स्टेप आपको लिखना होगा। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा? एक ऐसा नंबर यहां पर लिखना होगा जो कि 10 के पहाड़े में आए, 15 के पहाड़े में भी आए और 12 के पहाड़े में भी आना चाहिए। तो सबसे ऐसा छोटा नंबर 60 है जो कि 10 के पहाड़े में भी आता है, 15 के पहाड़े में भी और 12 के पहाड़े में भी। अब तीसरे स्टेप में साथियों हम क्या करेंगे? ये 10 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? तो 6 बार में आता है। बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। 15 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। 12 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। यानी कि ये कहा जा सकता है साथियों कि एम एक समय में, या एम एक समय में 6 काम करता है, आर एक समय में 4 काम करता है, एस की अगर बात करें एक समय में 5 काम करता है। यानी कि, और ये क्या होगा? ये क्या नंबर? ये टोटल काम होगा। यानी कि अगर टोटल काम 60 है, टोटल काम 60 है, और आपसे अगर साथियों ये पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करें, यानी कि तीनों के मिलकर अगर काम करते हैं, तो यही तो भाई देखिए, 6 का एक समय का काम ये है, 4 का एक समय का काम ये है, और 5 का एक समय का काम ये है। अगर तीनों के कामों को हम मिला देते हैं तो 6 4 10 और 5 आपके 15, यानी कि तीनों मिलकर एक समय में 15 काम करते हैं। या कह सकते हैं साथियों तीनों एक समय में मिलकर, ठीक है, एक दिन में 15 काम करते हैं। तो 60 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? भाग दे दो। भाग नहीं, ऐसे बता सकते हो कि भाई तीनों मिलकर अगर एक दिन में 15 काम करते हैं और 60 टोटल काम है तो 4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो 15 चौक आपके कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? 4 के साथ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता हूं। देखिए, प्रश्न आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मोहन, राकेश, सोनू किसी काम को 10, 15, 12 दिन में करते हैं, तो बताइए कि मोहन उसको कितने दिन में करेगा? ठीक है, अगर ये भी तो आपसे पूछा, वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे प्रश्न बन जाए। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया था कि टोटल काम कितना है। टोटल काम 60 है, और मोहन एक दिन में 6 काम करता है, तो बच्चा भी बता देगा टोटल काम 60 है और एक दिन में काम 6 किया जा रहा है, तो ये टोटल काम कितने दिन में हो पाएगा? 10 दिन में हो पाएगा। तो मोहन पूछा जाता तो 10 दिन आप लगाते, 10 दिन में। उसी प्रकार आप तीनों का निकाल सकते हो। टोटल काम 60 है, पूछा जाता कि आर उस टोटल 60 काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में साथियों 4 काम करता है, तो भाग दे दो। 4 एकम 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 पंजे आपका 20 हो जाए, इनके 15 दिनों में कर डालेगा। चलिए, अब उसके बाद देखेंगे साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। साइकिल का अंकित मूल्य कितना है? 4500 है। यानी कि अंकित मूल्य उस पर अंकित है, उस पर प्रिंट है कितने? 4500 रुपए। यदि छूट 3% की दी जाती है तो साथियों साइकिल खरीदने में कितना धन देना पड़ेगा? ये आपसे जो है ना यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, देखिए, मतलब 4500 उसके ऊपर लिखे हैं और 3% की छूट दी गई है, तो अब बताना है कितने रुपए में वो साइकिल पड़ेगी? 4365 में, 4235 में, 4000 में, या 4420 में? अगर साथियों यहाँ पर ये कहा जाता कि मान लीजिए 4500 रुपए की, ठीक है, 4500 रुपए की कोई चीज है, साइकिल है, उस पर 50% की छूट दी गई है, तो कैसे निकालते हम? कैसे निकालते? इसका 50% निकाल लेते। 50% की अगर बात करें, नीचे 100 लगा देते, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते। 45 पंजे की अगर बात करें तो 5 पंजे 25 हो जाता साथियों, 2 लग जाता, 5 चौक आपके 20 हो जाता, और यहाँ पर क्या आ जाता? 22 आ जाता। एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पर हम लगा देते। यानी कि बच्चा भी बता देता साथियों 4500 की चीज है और 50% की छूट दी जाती है, तो जाहिर सी बात है 4500 के आधे 2250 होते हैं, तो 2250 रुपए की वो चीज हो जाएगी। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि हमें 50% कम नहीं करना है, हमें 3% कम करना है। ठीक है, तो हम ये भी तरीका अपना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि 4500 का हम कितने प्रतिशत निकाल लेंगे? 97% निकाल लेंगे। अरे भाई 100% है ना, तो 3% माइनस करेंगे,
ठीक है, इतना। अब आप या तो इसको सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका ये है कि 4500 का क्या करो, 4500 का पहले 3% निकाल लो, और जितना भी निकल कर आए उसको वो संख्या इस 4500 में से माइनस कर दो। ठीक है, बात एक ही है। अगर बात करें साथियों, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब 45 की गुणा 97 से आपको करना है, बस आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलिए, 7 पंजे आपका 35 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 28 और 3 आपका 31 हो गया, 9 पंजे आपके 45 हो गए, 9 चौक आपके 36 हो गए, 36 और 4 आपके कितने हो गए, 40 हो गए। अब इसको जोड़ लेते हैं साथियों, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि 4500 रुपए की कोई चीज है, जब 3% की छूट दी जाती है तो वो साथियों वस्तु 4365 की जाकर बैठेगी। इसलिए आंसर अगर आप कहें साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि कोई संख्या अपने से 18 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर साथियों कुछ मिसिंग है, अपने 1/3 से यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपने 1/3 से। तो मतलब कोई संख्या है साथियों, ठीक, और वो अपने 1/3 से 18 अधिक है। तो मान लीजिए कोई संख्या x है, और ये साथियों अपने एक x/3 से, मतलब 1/3 से, तो x/3 ही आएगा। कितनी अधिक है, ये 18 अधिक है, मतलब ये संख्या अधिक है 18 किससे, इससे, मतलब अपने से 1/3 से। ठीक है, तो अब गुणा कर दीजिए, 3x हो जाएगा साथियों, 3x हो गया, माइनस x हो गया, अपॉन में कितना हो गया साथियों, यहाँ पर 3 हो गया, बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये 3x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 2x बचेगा, बराबर 18 तिया की अगर बात करेंगे साथियों कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और अगर x की बात करेंगे, x बराबर 54 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 से कट होगा साथियों, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 आपका हो जाएगा। यानी कि x बराबर आपके सामने कितना निकल कर आएगा साथियों, 27 निकल कर आएगा। और 27 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, कि एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपए था, वह 45 रुपए में उपलब्ध थी, उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जा रहा है या छूट दिया जा रहा है साथियों, बात करेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, बट्टी की यहाँ पर बात की गई है, डिस्काउंट की यहाँ पर बात की गई है। तो कोई चीज साथियों 50 रुपए की थी, 45 रुपए में उसको मिल गई, तो 5 रुपए साथियों उसमें हमने कम कर दिए। 5 रुपए कम करें ना, इसको प्रतिशत में बदलना है, नीचे क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो इस 0 से ये 0 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, यानी कि ऊपर कितना बचा, 10% बचा। तो 10% ही तो साथियों आपका राइट आंसर होगा। यानी कि उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जा रहा था, तो 10% की दर से बट्टा दिया जा रहा था। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। देखिए अब ये लाइन आपको बहुत परेशान करती है कि इस जगह हम क्या लिखेंगे, दो क्रमागत सम संख्याओं का मतलब क्या होगा। अगर पहली सम संख्या हम x मानेंगे तो दूसरी सम संख्या हम x+2 मानेंगे। अगर कहा जाता तीसरी सम संख्या क्या होती तो x+4 होती। उसके बाद अगर साथियों हमें सम संख्या देखना होता तो x+6 होता। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कहा गया कि दो क्रमागत सम संख्याएं बताइए, तो एक तो x मान लेंगे और दूसरी क्या मान लेंगे, x+2 मान लेंगे। इनका कहा गया है कि दोनों का योगफल है, तो योगफल के लिए दोनों संख्याओं के बीच में प्लस लगा देंगे, हो जाएगा। इन कहा गया है कि इन दोनों का योगफल कितना है, 10 है, तो बराबर 10 आ जाएगा। बड़ी संख्या का मान बताइए, यानी कि बड़ी संख्या इसमें से यही तो है x+2, छोटी संख्या ये है सम संख्या। ठीक है, तो अगर बात करें साथियों x+x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये अगर बात करें ये 10 है और ये साथियों 2 प्लस का इधर है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि x की अगर बात करें 8 यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या बचेगा साथियों, x बराबर आपका 4 बचेगा। इसलिए आंसर आपका जिनका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा, यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी जा रही थी, तो छोटी संख्या अगर पूछी जाती तो इसका x का मान तो 4 आ जाता, लेकिन बड़ी संख्या चूंकि x+2 है ना, तो क्या हो जाएगा, 4+2 हो जाएगी। इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो 4 के साथ नहीं बल्कि 6 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। 9261 का घनमूल साथियों आपसे पूछा जा रहा है। कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, अगर आपसे पूछा जाए घनमूल उसका बताइए, तो सिंपल सा आपको एकदम लिखना होगा 9261 जो भी संख्या है। अब इसको 2 से कट करेंगे, 2 से तो कट होगा नहीं, अंत में विषम है तो 3 से इसको कट कर लेंगे, 3 3 आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 तो कटेगा नहीं, तो 2 संख्याएं, जब भी अब 2 संख्याएं एकदम कट करेंगे ना तो 0 आप लगाएंगे, ये रूल है। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 2 बचेगा तो ये 21 हो जाएगा, 3 सत्ते आपका
21 हो जाएगा। अब ये नंबर आ गया ना, अब फिर से इसको 3 से कट करते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, 0 उतार लेंगे, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 नीम आपका 27 हो जाएगा, 3 नीम आपका 27 हो गया। फिर से इसको 3 से कट करके देखते हैं, 3 तिया आपका 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब ये साथियों 3 से नहीं कट होगा, ये 4 से भी नहीं कट होगा, ये 7 से साथियों डायरेक्ट कट होगा। अगर बात करें साथियों 7 की बात करें तो 7 पंजे 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 6 आ जाएगा तो ये 63 हो जाएगा और 7 नीम आपका 63 हो जाएगा। फिर से 7 से कट करेंगे साथियों, 7 सत्ते 49 हो जाएगा और फिर से 7 से कट करेंगे साथियों, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब क्या आपके सामने आया, ये 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं साथियों, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7 कितनी बार है, 7 भी 3 बार है, ठीक है, 7 भी यहाँ पर 3 बार है। तो वर्गमूल अगर आपसे पूछा जाता ना, तो ये 3 नंबर आए हैं ना, ये 2 के पेयर आते, ठीक है, 2 के पेयर आते, तो हर 2 नंबर में से, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर घनमूल लिखा होता तो कुछ इस तरीके से आ सकता था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे करके आता, ठीक है। तो ये 2 के पेयर निकाल लेते, 3 2 बार लिखा है तो 1 बार लिख लेते, 4 साथियों 2 बार लिखा है तो 1 बार लिख लेते और 2 बार लिखा है तो 1 बार लिख लेते। तो 3 चौको 12, 12 दूना 24, तो वो बार 24 का क्या हो सकता था, वो साथियों वर्गमूल हो सकता था, ठीक है, मतलब 24 का वो स्क्वायर हो सकता था, ठीक है। वर्गमूल नहीं, वर्गमूल तो कुल मिला के देखिए, वर्गमूल तो यही है, ठीक है, वो वर्ग हो सकता था, मतलब 24 का वर्ग हो सकता था। लेकिन यहाँ पर साथियों घनमूल की बात की गई, घनमूल आपसे पूछा जा रहा है, तो 3 नंबर ये लिखे हैं तो 3 नंबर में से 1 नंबर लिखेंगे, 7 नंबर ये भी 3 बार लिखे हैं तो 1 बार लिखेंगे, तो 7 3 आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, तो 9261 होता है। तो अगर पूछा जाए कि 9261 का घनमूल कितना होगा, तो घनमूल साथियों 21 होगा। और 21 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत आसान बना दिया जाएगा इस क्वेश्चन को, कि 1440 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है कि पहला भाग जो है ना वो दूसरे भाग का 7/9 होता है। तो छोटा भाग क्या होगा, छोटा भाग भी पूछा जा सकता है, बड़ा भाग भी पूछा जा सकता है। टोटल साथियों कुल मिला के संख्या क्या है, 1440 संख्या है, ठीक है। अब उसको क्या कहा गया यहाँ पर देखिए, पहला भाग, ठीक है। अगर बात करें साथियों पहला भाग जो है ना वो दूसरे भाग का कितना है, वो दूसरे भाग का कह सकते हैं, दूसरे भाग का कितना है, 7/9 है। तो ऐसा ही तो आएगा। तो ये दूसरा भाग यहां से उठकर साथियों कितना आ जाएगा, दूसरा भाग उठकर यहां पर आ जाएगा। तो अब कहा जा सकता है कि अगर पहला भाग 7 है तो दूसरा भाग 9 है, यानी कि साथियों हमें रेशियो मिल गया 7:9 का, पहला भाग 7 दूसरा भाग 9 है। छोटा भाग पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, 1440 है गुणा छोटा भाग पूछा जा रहा है, छोटा नंबर लिख दो 7 और नीचे क्या लिखा जाएगा, इन दोनों का टोटल लिखा जाएगा। टोटल साथियों 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है ना साथियों, 16 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब अगर साथियों बात कर देंगे, चलिए अब इसको कट कर लेते हैं साथियों, 2 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 2 सत्ते आपका 14, 2 दूना 4 इतना आ जाएगा। 8 नीम आपके 72 हो जाएंगे, ठीक है, 8 नीम आपके 72 हो जाएंगे, 0 का 0 लग जाएगा। 7 नीम आपके 63 हो जाएंगे और 0 लग जाएगा, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है, भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, इसमें अगर छोटा भाग पूछा गया है, अगर बड़ा भाग पूछा जाता तब भी आप बता देते। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न पूछा आपसे जा रहा है कि यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाए कि कोई व्यक्ति दे दिए जाए और कहा जाए कि इतने व्यक्ति इतने दिन में कोई काम कर लेते हैं, मैं आपको जैसे कि बता देता हूं, जैसे मान लीजिए 15 व्यक्ति हैं और कहा जा रहा है कि 25 दिन में कोई काम कर लेते हैं, तो मुझे बताइए 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो बहुत आसानी से तरीका इसका होता है करने का, 20 व्यक्ति उस काम को 180 दिनों में करते हैं तो बराबर क्या पूछा जा रहा है, 40 दिनों में साथियों, ठीक है, 40 दिनों में पूरा करने के लिए व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए x होगी। अब ये 40 भाई साहब इसके नीचे ही तो आ जाएगा, यानी कि 20 गुणा 180 भाग 40,
बराबर ये x जैसे था, यही हमें ज्ञात करना है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। 20 से कम 20, 20 दूना आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पर कट करके 90 आ जाएगा। यानी कि साथियों x बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है 20 व्यक्ति अगर 180 दिनों में कोई काम करते हैं तो 40 दिनों में, ठीक है, करने के लिए उस काम को 90 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों, प्रथम 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो वो 2 होती है। उससे बड़ी क्या होती है साथियों, उससे बड़े आपको ध्यान रखना है 3 होती है, और उससे बड़ी साथियों 5 होती है, और फिर 7 होती है। यहाँ पर 5 स्टार्टिंग की पूछी गई है। उसके बाद साथियों कितनी होती है 11 होती है। तो ये कितनी टोटल संख्याएं हैं, 5 टोटल संख्याएं हैं। इनको अगर प्लस करोगे तो साथियों 11 और 7 आपका 16 हो जाएगा, 16 और 5 आपका 21 हो जाएगा, 21 और 3 24 हो जाएगा, 24 और 2 आपका 26 हो जाएगा। यानी कि 26/5 इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 कम 5 पचम 25 आपका हो जाएगा। कि कितना बचेगा साथियों, कितना बचेगा साथियों, 5 कम टोटल मैंने सही किया, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा, 10 और 11 आपका 21 हो जाएगा, सॉरी हाँ 28 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 28/5 आ गया यहाँ पर। 5 कम 5 हो जाएगा, 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, इधर पॉइंट लगेगा, इधर 0 लग जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा। तो 5.6 आपका यहाँ पर आंसर जो है वो निकल आता है। क्या आंसर आपका जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपने 20 प्रश्न हिंदी के देखे, 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के देखे, और उसके बाद 10 प्रश्न रीजनिंग के देखे, और 10 प्रश्न आपने मैथ के देखे। तो ये साथियों इस प्रकार से मॉडल पेपर